हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ टूल टू वेरीफाई वेरियस मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दैट वेदर दे आर वैलिड और इनवैलिड, वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. Now, these mathematical statements can have algebraic expressions, can have inequalities, and also they are composed of n, where this n is belongs to set of natural numbers. For example, sum of n natural number is n into n plus 1 by 2. Here this n belongs to set of all natural numbers. In statement 2, 2 is less than 3 raised to the power n, where this n belongs to set of all natural numbers. ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन की। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर हम एक सिंपल लॉजिकल टेक्निक का यूज करते हैं, यानी हमें अगर एक स्टेटमेंट दी जाती है और हमें प्रूव करना होता है कि ये स्टेटमेंट वैलिड है, तो उसे वैलिड प्रूव करने के लिए हम दो अलग से स्टेटमेंट डिजाइन करते हैं या राइट करते हैं, जिससे कि ये प्रूव हो सके जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो वैलिड है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है 8 इज एन इवन नंबर, तो हमें प्रूव करना है कि 8 एक इवन नंबर है। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर दो अलग से स्टेटमेंट लिखता हूँ। पहली कि 8 इज डिविजिबल बाय 2, दूसरी ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अब इन दोनों स्टेटमेंट से ये प्रूव हो जाता है कि 8 एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इसी लॉजिक का हम यूज करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की। तो उसके लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए यहां पर n नंबर ऑफ टाइल्स खड़ी है। यहां पर n नंबर ऑफ टाइल्स है और सभी टाइल्स की हाइट सेम है और इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइल की हाइट से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी एक टाइल को गिराता हूं तो वो डेफिनेटली दूसरी टाइल से टकराएगी। ठीक है, अब हमें एक स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट क्या गिवन है कि ऑल टाइल्स विल डेफिनेटली फॉल। हमें एक स्टेटमेंट गिवन है दैट ऑल टाइल विल डेफिनेटली फॉल। तो इस स्टेटमेंट को वैलिड प्रूव करने के लिए मैं यहां पर दो स्टेटमेंट लेता हूं। पहली कि फर्स्ट टाइल is pushed in the indicated direction. इंडिकेटेड डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में या फिर उस डायरेक्शन में जहां पर ये सभी टाइल्स एक लाइन में खड़ी। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से तो प्रूव नहीं होता कि सभी टाइल्स गिरेंगी। अगर मैं एक टाइल को पुश करता हूं तो ये तो मुझे पता है कि पहली टाइल दूसरी टाइल से टकराएगी, लेकिन उसके बाद के बारे में हमें नहीं पता। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट लिखता हूं कि इफ एनी टाइल fall on its successor tile, यानी उसके नेक्स्ट जो टाइल है उससे के ऊपर गिरती है, if any tile fall on its successor tile, then successor tile will definitely fall in the same direction.
ठीक है। अब इन दोनों स्टेटमेंट से ये प्रूव हो जाता है कि सभी टाइल्स गिरेंगी ही गिरेंगी। वो कैसे? फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है कि फर्स्ट टाइल इज पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ दीज टाइल्स, ठीक है, इन द इंडिकेटेड डायरेक्शन। अगर फर्स्ट टाइल को मैं पुश करता हूं, ठीक है, मैं यहां पर बना देता हूं, अगर मैं फर्स्ट टाइल को पुश करता हूं तो ये टाइल इसके ऊपर गिरेगी, सेकेंड टाइल के ऊपर, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट ये बोलती है कि इफ एनी टाइल फॉल ऑन इट्स सक्सेसर टाइल देन सक्सेसर टाइल विल डेफिनेटली फॉल इन द सेम डायरेक्शन। अगर फर्स्ट टाइल सेकेंड टाइल से टकराई तो ये डेफिनेटली गिरेगी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइल थी, ये सेकेंड टाइल है, ये थर्ड टाइल, ठीक है। तो फर्स्ट टाइल अगर गिरी, फर्स्ट टाइल अगर सेकेंड टाइल से टकराई, ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट कहती है अगर कोई भी टाइल किसी से टकराती है तो वो भी उसी की डायरेक्शन में गिर जाएगी। अगर यहाँ पर सेकेंड टाइल गिरती है तो जाहिर सी बात है कि वो थर्ड टाइल से टकराएगी, और अगर थर्ड टाइल से सेकेंड टाइल टकराती है तो थर्ड टाइल भी गिर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक रीअकरेंस इवेंट बन जाएगा, ठीक है। ये फिनोमिना आगे आगे चलता रहेगा एन टाइल्स तक। तो इन दोनों स्टेटमेंट से ये प्रूव हो जाता है कि सभी टाइल डेफिनेटली गिर ही जाएंगे, ठीक है। और इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल का यूज हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को वैलिड प्रूव करने के लिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर मेरे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स Sn which is n into n plus 1 by 2, ठीक है। हमें ये स्टेटमेंट गिवन है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n into n plus 1 by 2, और हमें ये प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट वैलिड है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है। तो इसको ट्रू प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर पुट करके देख लेते हैं, 1 पुट करके देख लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, पुट करके देखो। आपने S1 किया, क्या पाया, 1 plus 1 by 2, आंसर आया 1। आपने देखा सर फर्स्ट टर्म तो 1 है, यानी ये स्टेटमेंट 1 के लिए वैलिड है, ठीक है। ये स्टेटमेंट 1 के लिए तो वैलिड है, लेकिन इस चीज से ये प्रूव नहीं हो जाता कि ये नंबर 2 के लिए भी वैलिड होगी, नहीं प्रूव होता। तो आप कहेंगे सर 2 के लिए भी करके देख लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है करो। आपने किया 2 into 2 plus 1 by 2, यहाँ क्या मिला, 3 into 2 is 6 by 2 is 3 into 2, 3 into 2 by 6 is 6 by 2 is 3। सर आपने फिर देखा कि इन दोनों टर्म्स का सम क्या है, 2 और 1 का, वो है 3। तो आपने कहा सर ये 2 के लिए भी वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर ये 2 के लिए वैलिड है तो इससे ये प्रूव नहीं हो जाता कि ये 3 के लिए भी वैलिड होगी। तो फिर आप कहेंगे सर 3 के लिए भी करके देख लो, तो फिर तो ऐसे करते जाओ। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का, यानी हम इस तरह से 2 स्टेटमेंट्स लिख देते हैं जिससे ये प्रूव हो जाए कि ये जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है ये वैलिड है, ठीक है। तो यहां पर मैं यूज करता हूं इस टेक्निक का जो यहां पर लिखी है। मैं फर्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूं क्या, कि मैं मान लेता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है कोई नंबर m के लिए वैलिड है, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, m into m plus 1 by 2। मैं यहां लिख देता हूं अज्यूम। सर अज्यूम क्यों किया है, हमें तो पता है। तो देखो आपको 1 के लिए पता था, ठीक है, कि 1 हो गया, लेकिन 2 के लिए नहीं पता था।
फिर आपने कहा सर 2 के लिए करके देख लेते हैं। 2 के लिए करके देखा, ठीक था, लेकिन 3 के लिए नहीं पता था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऐसे थे जिनके लिए हमें नहीं पता था, तो उन्हीं में से मैंने एक नंबर उठा लिया है m, ठीक है, और यहाँ लिख दिया और मैंने अज्यूम कर लिया है कि ये स्टेटमेंट वैलिड है, इसके लिए अज्यूम किया है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट, बिल्कुल इस टाइल के केस की तरह हम चलेंगे। वो ये कि अगर मुझे पता है कि ये m के ऊपर तो वैलिड है, अगर मैं इसके नेक्स्ट नंबर यानी m+1 के लिए इसे वैलिड प्रूव कर दूं, तो m+1 के लिए वैलिड प्रूव करके, यानी अगर वैलिड हो गया तो मुझे क्या मिलेगा, इस तरह से एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, +1, ठीक है। अगर ऐसा हमें मिला तो मैं कह सकता हूं कि ये m+1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। अब देखो, इन दोनों स्टेटमेंट से ये प्रूव हो जाता है कि ये स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर्स के लिए वैलिड है। वो कैसे? देखो, यहां पर मैंने एक नंबर m अज्यूम किया था, ठीक है, m के लिए ये वैलिड थी, मैंने अज्यूम किया। फिर मैंने देखा इससे जो नेक्स्ट नंबर है उसके लिए मैं चेक करके देखता हूं, मैंने पाया ये, और मैंने कहा सर ये तो बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 1 नंबर लेता, अगर मैं m की जगह यहाँ 1 लेता, तो इसका मतलब क्या होता कि अगर ये 1 के लिए ट्रू है, देखो हमने यहाँ देखा कि ट्रू है, अगर ये 1 के लिए ट्रू है तो डेफिनेटली ये 2 के लिए ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। और अगर ट्रू के लिए ट्रू है तो डेफिनेटली 3 के लिए ट्रू होगा ही होगा, और अगर 3 के लिए ट्रू है तो डेफिनेटली 4 के लिए ट्रू होगा ही होगा। यानी बिल्कुल टाइल वाले केस की तरह यहाँ पर भी एक रीअकरिंग इवेंट बन गया, ठीक है। यानी 1 के लिए भी वैलिड होगा, 2 के लिए भी वैलिड होगा, अप टू n के लिए वैलिड होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट वैलिड है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने यही एग्जांपल क्यों लिया मैथमेटिकल इंडक्शन को समझाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर में टाइल्स, ठीक है, एक टाइल के बाद दूसरी टाइल है, दूसरे के बाद तीसरी टाइल है, तीसरे के बाद फोर्थ टाइल है, ठीक है। और अगर हम इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, यानी 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो इन दोनों केसेस के अंदर एक के बाद दूसरी वाली जो ये मैंने लगाई है, जो स्टेटमेंट लगाई है, वो वैलिड प्रूव कर देती है इन स्टेटमेंट्स को, ठीक है। इस वजह से मैंने ये वाला केस लिया है, ये वाला टाइल्स वाला एग्जांपल लिया था मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन समझ आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से स्टेप वाइज इन क्वेश्चंस को किया जाता है, और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।